शहरे लखनऊ तुझे हुआ क्या है, तेरे इस दर्द की वजह क्या है। जी हाँ, कुछ ऐसे सवालों के साथ में आज ऐसे अधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं जिनको किसी नाम की मोहताजगी नहीं है, यानी उनका नाम अगर इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए तो वो भी शायद कम ही होगा। हम बात कर रहे हैं 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी ब्रजलाल जी की। ब्रजलाल जी की अगर बात करें तो उनके अपराधी उनके नाम से कांपते थे। जब तक वो डीजीपी रहे हैं तब तक पुलिस और अपराधियों की अगर बात करें तो सिर्फ ब्रजलाल जी का नाम ही काफी होता। 100 से ज्यादा इनकाउंटर करने वाले ब्रजलाल जी आज हमारे साथ में साधना प्लस के स्टूडियो में हैं और अब वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के आयोग के वो अध्यक्ष है। आज उन्होंने जिस तरह का जो काम किया है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर साधना प्लस के दर्शकों के लिए वो क्या खास लेके आए, प्रदेश के जो उनको जिम्मेदारी दिया है भाजपा ने उस पर वो किस तरह से अमल कर रहे हैं और टास्किंग क्या रहेगा, उनकी भविष्य की योजनाएं क्या रहेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पे। शुरुआत करते हैं आपकी बात से। सर, जिस तरह से आपको देखा जाता है, डीजी उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया के तौर पे आप रहे, अपराधी कांपते थे आपके नाम पे, बीहड़ों में आपने काम किया। शुरुआती दौर की बात करें, अगर आपके जीवन काल की बात करें तो शुरुआती दौर में क्या आपको लगता था कि इतनी बड़ी पुलिस विभाग की जिम्मेदारी आपको मिलेगी? बिल्कुल नहीं। शुरुआत हमारी हुई थी गांव से। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे और 17 नवंबर 1960 को मैं पकड़ लिया गया था। उस समय अध्यापक इतने डेडिकेटेड होते थे, जिला परिषद स्कूल के आते थे गांव में, जो बच्चे पढ़ने लायक होते थे उनको पकड़ ले। मुझे भी पकड़ लिया गया था। थर्सडे था उस दिन और मैं रिटायर होने के पहले स्कूल गया और हमने कहा या तो 59 होगा या 67 होगा, तो 17 नवंबर 67 बृहस्पतिवार मिल गया। वो मेरा पहला दिन था। 3 किलोमीटर दूर स्कूल था। पहले हर गाँव में स्कूल नहीं होते थे। स्कूल नोटिफाइड था, आम महुआ के पेड़ थे, उसके नीचे पढ़ा हूँ। जब मैं डीजीपी हुआ तो आमतौर पर आदमी समझता होगा बड़े भर के गए होंगे, चांदी सोने चम्मच या प्लेटिनम का चम्मच लेकर पैदा होंगे। तो मैं तो आम और महुआ पेड़ के नीचे पढ़ा 65 में। वहाँ से जब पढ़ना हुआ मुझे 6वीं पढ़ाई तो सिद्धार्थनगर तब जिला बस्ती होता था, तो शोहरतगढ़ एक कस्बा था। तो मैं 12 किलोमीटर नंगे पाँव जाता था, 12 किलोमीटर डेली आता था, 24 किलोमीटर डेली में बेयर फुटेड, एक कमीज पैजामा। ये इंटरमीडिएट तक मेरा यही ड्रेस था। वहाँ से मैंने 70 में हाई स्कूल किया। मेरी यूपी में 43rd रैंक थी। लालटेन और ढेबरी की रोशनी में मैं पढ़ा हूँ। मेरे माँ बाप का गांव में कोई पढ़े लिखे नहीं थे। हाई स्कूल में मेरी रैंक आ गई 43rd, तो मुझे 60 रुपया स्कॉलरशिप मिलता था। इसलिए मैंने अनुसूचित जाति का स्कॉलरशिप कभी नहीं लिया है, क्योंकि वो 12 रुपया था, हमें 60 रुपया था। उस 60 रुपये ने मुझे पढ़ा दिया। 72 में इंटरमीडिएट किया, मेरी 10वीं रैंक थी। 72 तक मैं IAS IPS कुछ नहीं जानता था क्या होता है। कुछ लोग के इलाहाबाद चले जाओ, मैंने गोरखपुर नहीं देखा था। 12 में 28 जुलाई 72 को इलाहाबाद पहुँच गया। 74 में BSc किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 6th रैंक होल्डर हूँ। सर, फिर जो राजनीतिक सफर की अगर बात करें वो तो एक बात की बात होती है, लेकिन पुलिस महकमे में आपने बड़ा योगदान दिया है। जो चीजें उम्मीदें जो एक आईपीएस अधिकारी से अभी अमूमन देखी जाती घटनाएं आपने भी देखी होंगी, जब लोगों को अपराधियों से सामना करने की बात आती है तो पुलिस कहीं ना कहीं पीछे छुप जाती है, लेकिन आपने हमेशा डट करके सामना किया और अपनी जान को भी जोखिम में डाला। तो वो एक ऐसा कोई कृत्य आप बताइए, हमारे जो दर्शक है, व्यूअर्स है साधना प्लस के, वो जानना चाहते हैं आखिर ब्रजलाल जी क्या चीज है, उन्होंने किस तरह संघर्ष से अर्श से फर्श की कहानी जो आपकी है वो किस तरह आप डेवलप करके यहाँ तक पहुंचे, और जीवन का वो कृत्य जब आपको भी एक बार डर लगा हो। जिंदगी में कभी डर नहीं, जो संघर्ष झेले रहता है। और महकमे में ये कहता हूं, अगर आप लीडर हैं तो यू हैव टू शो योर लीडरशिप। आप लीडर हैं तो लीडरशिप आपको शो करना पड़ेगा। कई चीज तमाम ऑपरेशंस हुए जो आमतौर पर IPS ऑफिसर राइफल नहीं उठाते, और हमने लास्ट में राइफल उठाई है चित्रकूट में, जब हमारे 4 लोग मारे गए थे, IG DIG घायल हो गए थे। 19 जून 2009 प्रदेश का ADG लॉ एंड ऑर्डर, हमारी फोर्स राइफल रेंज के बाहर 700-800 मीटर के बाहर, मैं मेरे 2-3 कमांडोज हम जूझ रहे थे। 2 ट्रिपल लाइव चल रहा था और मारा। दूसरा चीज़ आपने कहा, हर चीज़ होता है आदमी का जज्बा। जज्बा ऐसा है, मैं जब पढ़ता था 1 साल पहले अपना नंबर जोड़ लेता था। मेरे DG एक बार बोले, माननीय प्रकाश सिंह जी, ब्रजलाल तुम कहते हो फला बदमाश को 1 महीने में मार दूंगा, इसको मैं 1.5 महीने में मार दूंगा, और तुम मारते तो ये कैसे कर लेते हो? मैंने कहा जब मैं पढ़ता था, आज मैं नौकरी में हूँ, मुझे कहा मैं MSc करते करते अफसर बनूंगा तो बन गया 22 साल में।
यहाँ जिसको टारगेट बनाता हूँ तो मुझे जब तक मैं टारगेट अपना अचीव नहीं कर लेता तब तक मुझे रात दिन वही दिखाई पड़ता, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यानी सीधे तौर पे कहना गलत नहीं होगा कि मल्टीटास्किंग पर्सन थे ब्रजलाल जी, और एक बात उनके लिए कहना गलत नहीं होगा कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ ऐसी ही कोशिशें लगातार कामयाबी की ओर ले जा रही हैं ब्रजलाल जी को। जिस तरह से अगर बात करें, एक और घटना है जो शायद पूरे उत्तर प्रदेश और पुलिस महकमे के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि एक बार ऐसा वक्त आया था कि ये अकेले जीप पे सवार होकर निकल लिए थे और अपराधियों से इनकी मुठभेड़ हुई थी। सर, वो क्या घटनाक्रम था? एक्चुअली ऐसी तमाम घटनाएं हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी घटना बताऊंगा जिसके दर्शकों को, क्योंकि मेरी किताब आने वाली है जी। हमें 4 राष्ट्रपति के मेडल हैं जिसमें 2 बहादुरी के हैं जी। मैं मेरठ का एसएसपी था और मेरा हवलदार था महेंद्र त्यागी। उसको 24 मई 92 को मार दिया गया था पुलिस लाइन में। वो विकलांग था, गैंगवार में किसी का गनर था, किसी अपराधी का, उसमें सरकार दे देती थी उनको भी। वो अपाहिज था और तेजपाल गुजर जो मुलजिम था उसने एक एक करके सब विटनेस को मार लिया था। खाली ये अपाहिज था, पुलिस लाइन में रहता था। ऐसा तरीका किया कि उसने भी वहाँ पुलिस लाइन में रिश्तेदार बन के आ करके उसको मार दिया। मैं एसएसपी था, मैंने कसम खाई थी कि मैं 1 महीने तक तेजपाल को जहाँ उनको पहुँचना है वहाँ पहुँचा दूंगा। और उसके बाद मैं उस टारगेट के पीछे पागल, उसका दिल्ली में आतंक, हरियाणा में आतंक। मुझे याद है 20 जून 92 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हरियाणा अफसर, दिल्ली अफसर, हम एनसीआर वालों की मीटिंग बुलाई। मैंने वहाँ पुलिस कमिश्नर थे माननीय एमबी कौशल जी, 63 बैच। हमने कहा सर मैं मार दूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी पुलिस पड़ी है, तुम कहीं बात तो नहीं रखे हो? तो मेरे आईजी थे मिस्टर AK शरण, वो मेरे ट्रेनर रहे जो बाद में डीजी उत्तराखंड हुए, उस समय आईजी जोन मेरठ थे। उन्होंने कहा मैं मास्टर किलर, अगर एक रहा है तो मार देगा। और फिर मैंने मैरिज पार्टी बना करके बुलंदशहर जिले में घुसा था 22 जून 92 को। और डे लाइट हमने इसलिए बनाई थी कि उसको भनक न लगे कि पुलिस आ रही है। हमने एक बस बनाई थी, मैरिज पार्टी बनाई थी, शकील अहमद वेट्स हमीदा, इसलिए चूंकि मुस्लिम की मैरिज डे में होती है। AK-47 वाला गैंग था। हमने कहा रात में कैजुअलिटी भी हो सकती है। तो मैं, मेरा कांस्टेबल रणबीर सिंह, सब इंस्पेक्टर BPS सोलंकी अभी रिटायर हुआ है, उसमें सब इंस्पेक्टर था, उनको लेकर 20-22 की टीम, मैंने था, मैं मेन फायरिंग पार्टी में था। और मैरिज पार्टी लाउड स्पीकर बजता हुआ जब गांव घुसा शकील अहमद, तो वो समझते मुसलमानों की बारात आ रही है, और वहां जाकर उसको एंगेज किया। और दिन के 1:30 बजे 30वें दिन मैंने मुठभेड़ में तेजपाल को मार दिया था। उसी मुझे दिल्ली गवर्नमेंट 1 लाख का रिवार्ड दिया था और पहली गैलेंट्री। तो मेरी किताब का जो टाइटल है वो है पुलिस की बारात। पुलिस की बारात, यानी पुलिस की बारात में क्या खास होने वाला है ये तो पुस्तक जब आएगी तभी मालूम होगा। और पुलिस महकमे के वो लोग शायद जो सोचते हैं कि हम विभाग में क्यों आए, जिनके पास टारगेट नहीं रहता, ये शायद एक बड़ा जवाब होगा डीजीपी ब्रजलाल जी का। क्योंकि जिस तरह से एक IPS अधिकारी जो सेना नायक होता है वो सेना को लीड करता है, इन्होंने जिस तरह से सेना को लीड किया, उसके बाद में राजनीति की अब बात करें सर, अगर बात किया जाए 2012 में आप क्योंकि एक दलितों में बड़ा चेहरा थे, अगर IPS लॉबी की बात करें तो उसमें भी आपकी अच्छी ट्यूनिंग तो थी, लेकिन लोग आपसे, जो हम लोगों को इंटरनल मालूम है, वो आपसे जलते थे कि BSP में मायावती के करीबी माने जाते थे आप। और मायावती जी जो बहन जी चाहती थी वो आप कर दिखाते थे उनके कहने से पहले ही। और इसी को लेकर के ADG के रहते हुए आपने DGP के भी काम देखे हैं। तो इस पे क्या रहेगा, थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। एक्चुअली मैं, जो सबसे हॉट सीट है, लेकिन सीट पर कौन है इस पर डिपेंड करता है कौन बैठा है, ना कि सीट पर। ओके। तो मैं ADG लॉ एंड ऑर्डर रहा, फिर वहीं स्पेशल DG रहा 4.5 साल। मैं ही STF का हेड था, मैं ही ATS का हेड था। मैंने 5 बरस, उसके बाद DGP तो कम समय में रहा, सरकार बदल गई। 5 साल में मैं कभी रात के 2 बजे पहले सोया नहीं, नेवर। और कभी 3 बजे भी कोई फोन करता था, ये हो ही नहीं सकता ब्रजलाल अपना फोन न उठाए। तो केवल मेरा काम और धर्म था, सरकारी काम, थोड़ा समय बचा अपने बच्चों के साथ। उस कार्यकाल में नेचुरली मैं ही प्रवक्ता था। कहीं चीज होता था तो हेलीकॉप्टर या प्लेन रहता था कि ब्रजलाल के लिए है, मिनिस्टर के साथ प्रायोरिटी, इसलिए वो जानते थे कि मैं। तो इसलिए आप देखेंगे 5 बरस में कहीं दंगा नहीं हुआ। अयोध्या का जजमेंट आया, सपा गवर्नमेंट होती तो पूरा प्रदेश का देश जल गया होता इसकी रिएक्शन में। और मैंने उस समय कहीं पत्ता नहीं खड़का। जितने बड़े बड़े गैंग थे, चंबल साफ हो गया, ददुआ, ठोकिया, ये जितने थे सब साफ हो गए। तो ये चीज़ था, शायद मैं सक्षम था,
इसलिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे बनाया, इसलिए नहीं मैं दलित था। उस समय मेरी सीनियरिटी भी थी, मेरी क्षमता भी थी, मेरी क्षमता को बड़ी अच्छी तरह से परखा गया था। लेकिन शासन में कुछ अधिकारी ऐसे बैठे थे और इंसिडेंटली वो भी दलित थे। वो कभी नहीं चाहते थे, मैंने मुझे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की कुर्सी देखना नहीं चाहते थे। लेकिन मेरी क्षमता ऐसी थी, शायद उसके लिए मजबूरी थी, कोई अल्टरनेटिव नहीं था। अगर होता तो शायद मैं उस कुर्सी पर नहीं होता। निश्चित तौर पे ये वो बातें हैं जो दर्शक हमेशा जानना चाहते हैं, जिनके मन में ये रहता है कि आखिर बहुत चाहते थे बृजलाल जी, उनको इसलिए नहीं बल्कि उनकी योग्यता को देखते हुए, उनकी कर्मठता को देखते हुए और पुलिस विभाग के लिए जो उनके डेलीगेशन थे उनको देखते हुए उन्हें इतना बड़ा यानी सम्मान सौंपा गया, तो जिसको उन्होंने पूरी तरीके से निर्वहन किया गया। एक घटनाक्रम की और बात करेंगे। चुनाव से ठीक पहले आपको डीजी बनाया जाना, कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के निशाने पे आप रहे, जिसके बाद में आपको पीएसी भेज दिया गया था। हाँ, डीजी पीएसी भेजा गया था। ठीक है, तो उस दौरान की अगर बात करें तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आपको इस तरफ वो करना? सर्विस में कभी ना कभी ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। अरे जो आदमी, हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ना सुने तो हमारे प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब मुझे बड़ी चीज लगते थे, और मैं उस समय ये सपना था लिमिटेड कि मैं भी मास्टर हो जाऊं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ा, 6वीं रैंक रही, बीएससी में, एमएससी 76 में किया, और जैसा मेरा टारगेट था, मैं जिद्दी था अपने टारगेट के प्रति, और एमएससी करते करते मैं 22.5 साल की एज में वर्दी पहन ली। अब उसके बाद जब मैं डीजीपी से हटा, उस समय इलेक्शन था और अक्सर इलेक्शन के टाइम में डीजीपी और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ये हटते हैं, मैं भी हटाया गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं डीजीपीएससी रहा। लेकिन एक ज़रूर रहे, मुझे जब अखिलेश गवर्नमेंट आती है तो मुझे डीजीपीएससी से डायरेक्टर पुलिस एकेडमी किया, जो एडीजी रैंक की पोस्ट थी उसको अपग्रेड करके। वहाँ पर मैं 4 महीना रहा। भारत का सरकार ने तुरंत कहा कि मैं जिहादियों के निशाने पर हूँ, और तब बड़े मुश्किल से 4 महीने बाद मुझे डीजी सिविल डिफेंस लाया गया लखनऊ में। 3 अक्टूबर 2012 को माननीय सुशील कुमार सिंधे जी गृह मंत्री थे, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दिल्ली में तलब किया गया, और वहाँ मुझे याद है 1:30 बजे मेरे इसी फ़ोन पर जिस पे आप करते हैं फ़ोन आया, सुशील कुमार सिंधे बोल रहा हूँ, बृजलाल जी मेरे घर आ जाएंगे। मैं गया, उन्होंने कहा बृजलाल जी आपका मैं कारनामा देखा हूँ, कई ऑपरेशन सीक्रेट जो खाली सेंट्रल एजेंसी जानती थी, हम अपने डीजी को नहीं बताते थे, देश हित में किया था। तो उन्होंने कहा आपको ऑपरेशनल आदमी हो, आपको देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स डीजी सीआरपीएफ आपको बनाते हैं। बोले अभी हम स्पेशल डीजी ले रहे हैं, डीजी जो है 6 महीने में रिटायर हो जाएंगे, सीआरपीएफ यू आर द डीजी सीआरपीएफ। मेरे ऑर्डर्स आ गए, सिंधे साहब बुलाए मुझे, उन्होंने मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी से बात किया, नेताजी से बात किया, मुझे बुलाया, नेताजी मुझसे मिले। लेकिन मैं सर्विंग डीजी था, मैंने शायद दर्जनों बार रिक्वेस्ट किया होगा माननीय अखिलेश जी दिन मुख्यमंत्री, उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। और अंत में मैं नटसेल में कहता हूँ, मुझे भारत सरकार में डीजी सीआरपीएफ नहीं जाने दिया गया। मैं उस समय कोई एक गैलेंट्री होल्डर नहीं था, मैं 2 बार का गैलेंट्री होल्ड, बाकी तमाम गैलेंट्री तो मैं चाहता तुम्हें मिलता। और इस तरह से देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स, उस फोर्स का काम जो टोटल कश्मीर ऑपरेशन एंटी नक्सलाइट, माननीय सिंधे जी ने बुलाया, और 1:30 बजे उनका 11 बजे मुलाकात होती, उन्होंने मुझे 6 बजे अपने घर पर बुलाया, और उन्हें कहा कि आपका रिकॉर्ड देखा गया, आप बहादुर आदमी हो, और देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का चीफ बनाया जाएगा, जिसके जिम्मेदारी इसमें टोटल नक्सलाइट ऑपरेशन, देश की आंतरिक सुरक्षा, कश्मीर। तो इसलिए आप बहादुरी, आप 2 गैलेंट्री अवार्ड है, और तमाम चीज़ें ऐसी है जो भारत सरकार जानती है, हम जानते हैं, जो आपने देश हित में किया, जिसके लिए ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं दिया जा सकता, आपने देश हित में किया है, तो आपको डीजीसीआर। एक बात अगर कही जाए बृजलाल जी, एक बहुत बड़ी चीज देखी जाती है कि एक ऐसा पीरियड जरूर आता है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, कोई भी हो, उसे एक बात का कष्ट होता है। जैसे हमने हमारे चैनल पे शेयर किया, व्यूअर्स को शेयर किया कि आपको एक बात का दुख था, वो बात क्या थी? अखिलेश जी का ना मिलना। किसे मानते हैं आप कि आप इतनी यानी सब चीजें होने के बावजूद एक मुख्यमंत्री यानी देश का गृह मंत्री कहता, उसके बाद में अखिलेश जी नहीं मिलते? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैंने ये बात शिंदे जी से कही थी, मैंने कहा साहब तो अच्छी बात है आपने मुझे चुना, शायद मैं बहुत दिनों बाद एक दलित अफसर देश का डीजी सीआरपीएफ होगा। और मैंने एक चीज़ और कहा, मैंने कहा मैं ना हुआ तो ना 20 साल से है ना कोई 20 साल होगा, क्योंकि मैं यंगेस्ट होना। ये मानते हैं आपकी शायद
हाँ। ये अगर आप यादव होते हाँ तो आप वो हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल होता। दलित होने का श्राप मिला आपको, बिल्कुल दलित होता। होने का कष्ट है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल कष्ट है इसको। ऐसी चीज कॉन्स्पिरेसी की गई और ये यहां तक कहा गया कि ये रहेगा 14 के इलेक्शन में मैक्सिमम सीआरपीएफ आती है तो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो सिंधे साहब को आश्वासन देते रहे लेकिन मुझे कार्य मुक्त नहीं किया। मान लो सिंधे जी से मंगा था, मैंने कहा वैसे आप मुझे डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि समाजवादी पार्टी आपकी सरकार यूपीए गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, इसलिए आपको। और सिंधे साहब ने बड़ा अफसोस व्यक्त किया मुझे बुला करके कि ब्रजलाल जी आई एम सो सॉरी कि एक बहादुर अफसर को मैं नहीं ले पाया। तो ये एक ऐसा कष्ट था जो डीजी ब्रजलाल जी ने हम लोगों के साथ में शेयर किया। और एक और चीज देखने को मिलती है कि कभी कभी कर्मठता, कार्यकुशलता भी वो समय नहीं दे पाती है जो उनको डिजर्व करते हैं। ये एक बड़ा प्रमाण है कि जो देश का एक गृह मंत्री अगर किसी को कहता है और उसके बाद में उनके सारे गुण होने के बावजूद अगर वो चीजें उन्हें नहीं मिल पाती तो निश्चित तौर पे दुख होता है। ठीक है, जिस तरह से आपकी कार्यकुशलता थी, जो कर्मठता थी, वो साफ तौर पे दिख रही है और आप किसी के मोहताज नहीं थे, ये साफ दिख रहा है। एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद फिर से जारी रहेगी वार्ता। खास बात ब्रजलाल जी के साथ बातचीत का कारवां फिर से शुरू होता। हमारे साथ में खास मेहमान हैं जो अपने नाम और काम से जाने जाते हैं। श्री ब्रजलाल जी हमारे साथ में हैं। साधना प्लस पे एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए वो मौजूद हैं। फिर से उनका रुख करते हैं और अब बात करते हैं, ये तो उनका जीवन परिचय हो गया कि अर्ज से फर्ज की कहानी, कैसे वो एक गरीब परिवार से उत्तर प्रदेश के डीजी तक पहुंचे। लेकिन अब बात होती है राजनीतिक सफर की। जो लोग, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, साधना प्लस के व्यूअर्स देख रहे हैं, उनका साफ तौर पर मानना यह होता है कि ब्रजलाल की अगर बात करें, जब भी ब्रजलाल जी का नाम आता है तो बसपा उनसे जुड़ा होता है। शायद दलित होने के कारण है या क्या कारण रहा है कि इनको बसपा ना जाकर के इन्होंने अपने जो सेवानिवृत्त होने के बाद में इन्होंने भाजपा का दामन क्यों पहना? सर क्या कहेंगे? ऐसा है, आमतौर पर लोगों का जो परसेप्शन था कि बीएसपी गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री दलित, ब्रजलाल दलित, तो इसलिए शायद वो रहे। ऐसी बात नहीं रही, मेरी क्षमता रही इसलिए मैं डीजीपी बना। और 4.5 साल जो अब तक का लॉन्गेस्ट पीरियड है, एटीएस एसटीएफ सबका चीफ रहा मैं, तो मेरी क्षमता थी, अपनी क्षमता के आधार पर बना। मैं प्योरली पुलिस ऑफिसर था, मुझे राजनैतिक रूप से कोई मतलब नहीं था। सर एक चीज और निकल के आती है, ये हमेशा कहा जाता है, टैगलाइन हो जाता है, स्टैंप लगता है लोगों को। yes, yes. आपके ऊपर बीएसपी का स्टैंप था। लोगों का मानना ऐसा है कि बीएसपी का स्टैंप और ज्वाइन किया भाजपा, यानी भगवा नीले रंग से भगवा में आने में बड़ी दिक्कत हुई होगी आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो मैं ऑलरेडी रिटायर होने के 2 महीना पहले मैं डिसाइड कर चुका था। मुझे 5 लाख रुपए का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का जॉब ऑफर किया गया था एनसीआर में। मैंने कहा नो। उन्होंने कहा 4 लाख से 4,99,999 के बीच में तय कर लें, आ जाए। मैंने कहा नो, कम। तो मुझे पब्लिक उसमें आना था। कांग्रेस 0 थी, सपा से मेरा 36 का आंकड़ा। जब मैं एसएसपी इटावा था, बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, मेरी किताब में आएगा। जब माननीय नेताजी पहले मुख्यमंत्री बने थे तो मुझे एसएसपी इटावा ले गए थे। मेरी क्षमता को उन्होंने पहचाना था, हर पार्टियों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, इवन नेताजी। वहाँ पर जब मैंने माननीय शिवपाल जी के खिलाफ 9 अप्रैल 90 को मुकदमा कायम किया, बड़ी लंबी कहानी मेरी किताब में आएगा, तब से 36 का आंकड़ा। इनसे मेरा संभव नहीं था। जहाँ तक बीएसपी की बात है, मैं ये कहूँगा बीएसपी में कि माननीय बहन जी जो हैं, वहाँ तो वो जो कह रही वही सही है। आप वहाँ कोई चीज़ अगर आपने ये कहा नहीं, जब ये नहीं ऐसा है, तो आप कब हटा दिए जाएंगे, कब बेइज्जत कर दिए जाएंगे, तो वहाँ तानाशाही है। दूसरा कुछ और चीज़ें हैं जो वहाँ कहा जाता है वो सही है, तो वो भी चीज़ें, मैं ईमानदार आदमी था, इसको कई बार वो भी कह चुकी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुकी थी, ब्रजलाल तो ईमानदार हो बोला। तो वहाँ मैं राजनीतिक रूप से मैं नहीं जा सकता था उन लोगों के बीच में जिनके ऊपर क्या क्या स्टैंप लगे हैं। कई जेल में हैं, कई जेल से बाहर आ गए, कई के लोकायुक्त होने के बाद, तो उसमें मैं शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेट के रूप में हिट था, मैं पॉलिटिशियन के रूप में हिट वहाँ नहीं होता। इसीलिए मेरे पास केवल एक ऑप्शन था, भाजपा। आज भाजपा में है, मेरा सम्मान है। हमारे बड़े नेता भी आज मुझे डीजी साहब भी कहते हैं। और कोई चीज़ हो मैं धड़ल्ले से कह सकता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री से, अपने पार्टी अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से और बड़े बड़े नेताओं से कि साहब ये ऐसे होना चाहिए, गलत हो रहा है। हम कह सकते हैं, यहाँ विचार की स्वतंत्रता है, इस पार्टी में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है।
बीएसपी में शायद वही एक पार्टी है जिसमें डेमोक्रेसी नाम की चीज है ही नहीं। निश्चित तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि साफ तौर पे जो दर्शक देख रहे हैं जो ये समझते थे कि वो दलित होने की वजह से बसपाई हो सकते थे, ये नहीं था। वास्तविकता ये थी, जिस तरह से बृजलाल जी ने बताया, उनकी योग्यता ही उनकी पहचान थी। सरकारें कोई भी रही हों, साफ तौर पे उनका काम बोलता था और जिसको लेकर के उन्हें अहम पदों पर तैनाती भी दी गई। अब एक बात और निकल के आती है सर, अगर सर्विस रूल कंडक्ट की बात करें, आप मानते हैं कि राजनीति में यानी समाज को साफ करने के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आए तो तमाम आप देखे होंगे एक दौर, माफियाज का दौर। अभी आपके कई महान भाव जो जेल में हैं, मैंने बंद किया, करीब 12-14 साल तो हो ही गया। तो कई ऐसे महान भाव हैं, ऐसे लोग अगर राजनीति में आएंगे और लोगों को टेरराइज करके, ये करके, वसूली करके, गैंग बना करके और महान भाव का चोला ओढ़ करके, तो ये राजनीति कहाँ जाएगी उसका अंदाज। इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़े लिखों का, ब्यूरोक्रेट्स का, सबको जिनको अनुभव है, जैसे मैं डीजीपी रहा हूँ तो नेचुरली जिस पद पर हैं, जिस तरह से मैं कर सकता हूँ, शायद एक आदमी राजनीतिक जो प्योरली राजनीतिक है वो नहीं कर सकता। तो ये आना मस्ट है भले लोगों का राजनीति में। नहीं तो अगर ये नहीं हुआ तो अब तो खैर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बीच में जो दौर चला था, जितना बड़ा माफिया उतना बड़ा नेता। कल को जो एक पुलिस के सिपाही के डर के भागता था, वहाँ एसपी उसको सलाम किया करते थे। ऐसे भी दिन इस प्रदेश ने देखा है। यूपी में योगी राज की बात करें, अपराधियों को जेल में नहीं अब बेल से डर लगता है। यानी बेल से डर क्यों लगता है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से आई है, पूर्ववर्ती सरकारों में भी आप अहम पदों पर रहे हैं, वर्तमान सरकार में अपराधियों की क्या स्थिति है? एक प्रश्न है, दो प्रश्न एक साथ कर रहा हूं आपसे। और दूसरी चीज क्या लगता है, अपराधी अब कितने ज्यादा खुले होकर के चैन से अपनी सांस ले रहे हैं? ऐसा है, ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अधिकार है, अगर कोई मेरे ऊपर फायर करता है, हमें नहीं, आपको अधिकार है, पब्लिक को अधिकार है, आप सेल्फ डिफेंस में फायर कर सकते हैं, जिसको आम भाषा में पुलिस के परिप्रेक्ष्य में उसको इनकाउंटर कहा जाता है। आमतौर पर आदमी समझता है इसका इनकाउंटर कर दो, मेरा पकड़ो गोली मार दो, ये नहीं है इनकाउंटर की परिभाषा, वो तो मर्डर है। तो इसलिए क्रिमिनल डरता है बुलेट से। और मैं पक्षधर मेरठ में था, 2 बरस एसएसपी, 53 मारे गए थे, जिसमें 11 मैंने खुद मारा था, डे लाइट। तो जो क्रिमिनल को बुलेट का डर रहता है, उसको जेल का डर नहीं रहता है। तो अगर वो फायर करता है, ये नहीं सपा गवर्नमेंट में इंस्पेक्टर साहब फर्रुखाबाद को तमंचे से मार लिया, पुलिस की AK-47 से नहीं चली, एक एसपी, एक एसओ मथुरा मार दिया गया, डीएसपी जियाउल हक मार दिया गया, और सिपाही दरोगा तो कितने मारे गए। और ये होता था, पुलिस के राइफलें नहीं चलती, उनको ये था कहीं हमारी जांच ना हो जाए, कहीं ऐसे लोग ना हो पार्टी से जुड़े हुए हों, उनका कुछ हो जाए। आज ये है, हम बिलीव करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री बिलीव करते हैं, हमारी पुलिस बिलीव करती है, बुलेट फॉर बुलेट। और जब तक खौफ नहीं होगा दिल में, तब तक इकबाल नहीं बनता है। और इकबाल ही ऐसा होता पुलिस और प्रशासन का, जिससे लॉ एंड ऑर्डर पहरा। जब तक क्रिमिनल के जेलों में दहशत नहीं होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थानों में जाकर के साहब हमको जेल में भेज दीजिए, हम साहब ठेला चलाएंगे, फला चलाएंगे, ये होता खौफ। और जब खौफ नहीं रहता, जब सीना तान का अपराधी चलता है, तब आप चाहे कितनी फोर्स लगा लो, कुछ कर लो, कानून व्यवस्था कंट्रोल नहीं हो सकती। अच्छा, एक और प्रश्न निकल के आता। अब आज की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आपको एक बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है, अनुसूचित आयोग का आपको यानी अध्यक्ष बनाया गया। और जिस तरह से आपकी कर्मठता को देखा जाता है, आप लगातार सर्विस में भी के दौरान भी और आज भी एक बार फोन उठा लेते हैं, एक बार में ही रिंग जाती है, नहीं तो आप कॉल बैक करते हैं। एक बड़ी विशेषता होती है जो वर्तमान के अधिकारियों में नहीं देखी जा रही है, कि अगर एसओ रैंक का भी आदमी है तो सीओजी उठाने में शायद कतराता है। पर्सनल नंबर को आप हमेशा तवज्जो देते हैं। आज की बात करें, जो घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई है, उसमें आपका रुख एकदम स्पष्ट होकर आया, आप खुल के सामने आए हैं। तो जिस तरह से वो घटना है, ऋतिक की बात करें अगर, जी हाँ, तो उसके लिए आपका क्या है? आज आप गए थे, 8.25 लाख रुपए का आपने वहां पे घोषणा भी की है देने के। इस परिवार के साथ में जो हुआ है, क्या लगता है ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, या किस तरह के से पुलिस का जो रवैया था वो कैसा, संतोषजनक था? ऐसा है कि ये बात खुलकर आ गई है कि वो व्यक्ति जो है, जो मुलजिम है, उसकी दबंगई वहाँ चिरपरिचित थी। वो वहाँ गुब्बारे, वो खिलौने वगैरह बेचता था। ये जब बच्चे बेचने लगे तो उसके जो आमदनी थी उसमें रुकावट आई।
और ये शिकायत थी, और खाली इसी बच्चे को नहीं और कई बच्चों को। तो ये चीज़ पुलिस की जिम्मेदारी थी, चाहे भले वो कंप्लेंट ना किया होता। आपके बीट कांस्टेबल की होनी चाहिए जो वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि भाई क्या ऐसी बात है, और अगर उसको थाने पर बुला करके 2 घंटा बैठा लिया गया होता क्यों करता है, तो ये घटना आज नहीं होती। प्रदेश तो ये मैं चूक ये मानता हूँ। मैं हमारा आयोग आपने बताया, आयोग हम जैसे पुलिस सर्विस में रहे, प्रोएक्टिव रहे। मैं तो टीवी पर देखता हूँ पट्टी, सुबह सब अखबार आता है। जैसे कल मैंने 2 केसेज, प्रतापगढ़ का सुओ मोटो लिया और एक संभवतः लिया है मैंने किसी और जिले का, बरेली का। मैंने पढ़ा 2 दलितों की हत्या। मैं चूंकि रिटायर्ड डीजीपी हूं तो मैंने वहीं फोन उठाया एडीजी बरेली, मैंने कहा 2 हुआ, आप जाओ घटनास्थल पर। प्रतापगढ़ में 2 घटना इस टाइप की हुई, उसमें मैंने आईजी को भेजा था। रमेश शर्मा आईजी हैं, यहाँ रहे नहीं। हमने कहा तुम हो तो बाद में जाना, लेकिन एसपी को बोलो अभी जाए। और जा करके एक कार्रवाई हमने सुओ मोटो ले लिया है और इसको भेज दिया करके हमें रिपोर्ट दो क्या हुआ। तो तमाम चीज़ें, एक केस था अभी आजमगढ़ का, एक दलित लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने जला दिया था, रेप का प्रयास किया था। मैंने जैसे अखबार में पढ़ा, गाड़ी लो, बनारस पहुंच गया, उस लड़की से मिला। उस लड़के से मेरा 80% बर्म था, उसके इलाज वाज कराया। डॉक्टरों ने कहा साहब ये बचेगी नहीं। फिर उसके गांव गया आजमगढ़ फरिया, वहीं डीएम को, डीआईजी को, एसएसपी को, कच्चा मकान उसके फादर का, उसको मैंने वहीं डीएम से पक्का मकान, बाथरूम, दलितों की सड़कें थीं, अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव था, उनका कोई काम नहीं होता था, उसको सैंक्शन कराया। और जिस दिन मैं चला हूं दूसरे दिन, तब तक उसके बाप के खाते में 4,12,500 आ चुके थे। दुर्भाग्य बस वो बची नहीं, और उसके बाद उसके खाते में उसके फादर के। तो एक गरीब आदमी के लिए जिसके झोपड़ी जिंदगी भर देखा है, पक्का मकान हो गया, बाथरूम हो गया, बच्ची तो नहीं रही, 8.5 लाख रुपए जिसने 8,000 रुपये ना देखे हो, वो बड़ी बात है। तो हमारा काम है, आयोग का काम है, दलितों के हित की रक्षा करना। यहाँ तक मेरा काम है, दलितों के हित के संबंध में कोई सरकारी योजनाएं हैं, कुछ हैं, उसमें भी सरकार को सलाह देना। तो मैं इस चीज़ को, सबसे बड़ा फायदा है कि मैं रिटायर्ड डीजीपी हूं, और जब मैं बात करता हूं कोई चीज़ तो चिट्ठी पत्री भेजने के बजाय सबसे पहले मैं टेलीफोन करता हूं उस एसपी को, डू इट। आज तेज तर्रार फायर ब्रांड आईपीएस अधिकारी रहे हैं ब्रजलाल जी, जो कि आज हमारे साथ में थे। उन्होंने साफ तौर पे मैसेज देने का प्रयास किया है कि शिकायतें तो जरूर दूर होंगी, लेकिन वो जायज होनी चाहिए, और उनका जो यानी विभाग है वो पूरी तरीके से तत्पर है, और तत्परता के कई चीजें उन्होंने हमको गिनाई है। साफ तौर पे साधना प्लस पे आज ब्रजलाल जी ने जो बातें बताई हैं वो एक बड़ा मैसेज रहेगा आयोग के माध्यम से, और जिस तरह से योगी सरकार ने उन्हें जिम्मेदारी है वो उसका निर्वहन करते साफ नजर आ रहे हैं। अगली बार इसी खास प्रोग्राम में किसी और आईपीएस या किसी और ऐसी शख्सियत के साथ में मुलाकात होगी जिनका आपको रहता है इंतजार, और आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ शशांक।